प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। व्यवसाय अध्ययन की क्लास में आपका पुनः स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने व्यवसाय के प्रबंध के बारे में पढ़ा। अब जो हम आगे चलेंगे प्रबंध के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे हम प्रबंध की प्रकृति, यानी प्रबंध की प्रकृति किस प्रकार की है, प्रबंध में क्या है। अपने प्रबंध के अंदर समय समय के साथ प्रबंध का अध्ययन और तकनीकों में विभिन्नता के कारण स्वभाव में परिवर्तन हो रहा है। प्रबंध में तकनीक यानी जैसे जैसे वर्तमान युग बढ़ रहा है, हमने ये बात पढ़ी थी कि आदि मानव खानाबदोश था, एक स्थान पर रहने लगा तो व्यापार का कार्य शुरू किया, और व्यापार का कार्य जब शुरू किया तो प्रबंध का महत्व वो और बढ़ गया। यानी व्यवस्था करनी है कि किस प्रकार से व्यवस्था करनी है। आज वर्तमान युग है, प्रतिस्पर्धा का युग है, तकनीकी ज्ञान का प्रयोग हो रहा है, प्रबंध के विभिन्न प्रकार के अर्थ आ रहे हैं। ऐसे रूप में प्रबंध पहले एक ऐसी स्थिति थी जिसको एक कला के रूप में समझा जाता था। कला क्या है? प्रबंध कला के रूप में, यानी अपने ज्ञान और चातुर्य के आधार पर व्यक्ति कार्य करता था। ऐसा एक समझा जाता था कि व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर कार्य करता था। लेकिन वर्तमान युग में इसको कला और विज्ञान दोनों माना गया है, यानी विज्ञान भी माना गया है। जिस प्रकार से विज्ञान में एक क्रमबद्ध अध्ययन होता है, विभिन्न प्रकार के आंकड़े होते हैं, वो एकत्रित किए जाते हैं और उनका प्रयोग किया जाता है, प्रयोग कर कर एक सिद्धांत बनाए जाते हैं। उसी प्रकार से वर्तमान युग में है वो इसको कला और विज्ञान दोनों के रूप में प्रकृति को माना जाता है। वर्तमान प्रबंध में स्वभावों में निम्न रूप देखे जा सकते हैं। जैसे आज प्रकृति को, जो प्रबंध की जो प्रकृति है उसको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। एक तो है प्रबंध बहुत विधा के रूप में, प्रबंध बहुविधा के रूप में, विज्ञान एवं कला के रूप में, पैसे के रूप में, और सार्वभौमिक प्रक्रिया सभी स्थानों पर। हालांकि इस बात को हम पढ़ चुके हैं कि प्रबंध है वो सभी स्थानों पर किया जाता है, सार्वभौमिक प्रक्रिया के रूप में माना जाता है। कला और विज्ञान वर्तमान में जब माना जा रहा है, गैर व्यवसायिक क्षेत्र में पहले था, आजकल व्यवसायिक क्षेत्र में भी है। पहले वे स्थिति इस प्रकार की थी कि इसको जन्मजात प्रतिभा माना जाता था, लेकिन आजकल जन्मजात प्रतिभा न होकर एक अर्जित प्रतिभा है। पहले की एक व्यवस्था इस प्रकार की थी, व्यवसायी का पुत्र वो व्यवसायी बनता था, प्रबंधक का पुत्र वो प्रबंधक ही बनता था। लेकिन आजकल विभिन्न प्रकार की विशिष्ट शिक्षण संस्थाओं के जरिए आचार संहिता का पालन करते हुए विभिन्न प्रकार की डिग्री प्राप्त करके जन्मजात प्रतिभा न होकर एक अर्जित प्रतिभा हो गई है। ऐसी स्थिति समाप्त हो चुकी है कि प्रबंधक का पुत्र वो प्रबंधक ही बनेगा। लेकिन व्यावसायिक संस्थाओं के जरिए विभिन्न प्रकार की डिग्री प्राप्त करके पेशेवर व्यक्ति के रूप में भी प्रबंधक है वो कार्य करने लगा है। तो वर्तमान समय में प्रबंध के विभिन्न रूप देखे जा रहे हैं। उनमें से सबसे पहले आता है अपना प्रबंध बहुविधा के रूप में। आज हम केवल प्रबंध बहुविधा के रूप में पढ़ेंगे। प्रबंध एक बहुविधा है, एक डिसिप्लिन है। ज्ञान की प्रत्येक स्वतंत्र शाखा को विधा कहा जाता है। ज्ञान की प्रत्येक स्वतंत्र शाखा, जैसे अर्थशास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, जीव विज्ञान है, समाजशास्त्र है, मानव शास्त्र है, इनकी प्रत्येक शाखा को स्वतंत्र रूप से देखा जा सकता है। ज्ञान की प्रत्येक स्वतंत्र विधा, डिसिप्लिन, जैसे कला, कला के जरिए अपने ज्ञान, चातुर्य, कौशल, प्रशिक्षण, अनुभव के आधार पर प्रबंधक क्या करता है, कार्य करता है। कला के जरिए अपनी कला प्रस्तुत करता है। विज्ञान क्या है? हालांकि सामान्य विज्ञान में हम पढ़ चुके हैं कि क्रमबद्ध एक अध्ययन है, विभिन्न प्रकार के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं और प्रयोग करके एक निश्चित सिद्धांत पर पहुंचते हैं। उसी प्रकार से प्रबंध के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के विकल्प होते हैं। उन विकल्पों में से, क्योंकि कोई भी कार्य करते हैं, हम संसाधन में पढ़ चुके हैं कि कोई न कोई विधि होती है, विधि तो सभी अपनाते हैं और विधि में भी बहुत से विकल्प होते हैं।
और बहुत से विकल्पों में से श्रेष्ठ विकल्प का चयन किया जाता है। और विज्ञान भी यही कहता है कि विभिन्न प्रकार के प्रयोग कर एक श्रेष्ठ विकल्प पर पहुंचा जाता है, श्रेष्ठ प्रयोग पर पहुंचा जाता है। वाणिज्य, वाणिज्य शब्द कहने को तो हम कह सकते हैं कि छोटा सा शब्द है वाणिज्य, लेकिन वाणिज्य एक बहुत बड़ा विस्तृत शब्द है जिसके अंदर व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं सम्मिलित की जाती है। व्यापार के बारे में हम पढ़ चुके हैं, वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय करना, लोगों की सेवाएं करना, और सहायक क्रियाएं यातायात के साधन, गोडाउन, बैंक, बीमा इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। तो वाणिज्य एक छोटा सा रूप नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा विस्तृत रूप है जिसके अंदर व्यापार की समस्त क्रियाएं सम्मिलित हो जाती है। एवं कानून, किसी भी देश में, किसी भी स्थान पर, किसी भी क्षेत्र में, उस क्षेत्र में कानून किस प्रकार का है, सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियाँ किस प्रकार की है, उन नीतियों के अनुसार कार्य करना प्रबंधक चाहता है कि चाहते हुए भी कानून के अंतर्गत कार्य करना पड़ता है। तो इस प्रकार से ज्ञान की प्रत्येक स्वतंत्र शाखा को विधा कहा जाता है, डिसिप्लिन कहा जाता है, जैसे कला, विज्ञान, वाणिज्य एवं कानून। प्रत्येक विधा का अपना उद्देश्य होता है। इन प्रत्येक क्षेत्र में अपना अपना एक उद्देश्य अलग अलग होता है। कला के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि अपना ज्ञान का होना आवश्यक है, अनुभव का होना आवश्यक है, प्रशिक्षण का होना आवश्यक है। विज्ञान के अंदर प्रयोग किया जाता है, वाणिज्य के अंदर व्यापार संबंधी क्रियाएं होती है, एवं कानून उस क्षेत्र विशेष में, उस देश विशेष के कानून किस प्रकार के, उसके नियम किस प्रकार के हैं, उन नियमों के अनुसार कार्य करना। इन सब का अपना, प्रत्येक का अपना अपना उद्देश्य अलग अलग होता है। इसी प्रकार से हम अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र के रूप में, समाजशास्त्र के रूप में, राजनीतिक शास्त्र के रूप में और मानव शास्त्र के रूप में इसका प्रयोग भी किया जा सकता है और किया जाता है। बहुविधा, बहुविधा बहुत से डिसिप्लिन माने गए हैं, बहुत सी स्थितियां मानी गई है। उनमें सबसे पहला आता है अपना अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या है? साइकिल के पहिए की तरह वह धुरी है अर्थशास्त्र, जिसमें प्रत्येक देश की गतिविधियां हैं वो घूमती है। प्रत्येक देश की गतिविधियां उस पर घूमती है, तो इसलिए प्रबंध का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है कि प्रबंध को अर्थशास्त्र के रूप में माना गया है। इकोनॉमिक, किसी भी देश की इकोनॉमी किस प्रकार की है ये उसके प्रबंध की व्यवस्था पर डिपेंड करता है। वहाँ का प्रबंधक किस प्रकार का है, अपने प्रबंध की व्यवस्था किस प्रकार की करता है। तो संगठन संरचना, प्रबंध में निर्णय प्रक्रिया संबंधित संसाधनों का आवंटन करना। अर्थशास्त्र के अंदर संसाधन, हम इस बात को पढ़ चुके हैं कि संसाधन अपने कम हैं ये मायने नहीं रखता है, कितने संसाधन प्राप्त हुए ये मायने नहीं रखता है, लेकिन उनका उपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है, उनका आवंटन किस प्रकार से किया जाता है। तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत प्रबंधक ये निर्णय लेता है कि संसाधनों का आवंटन करना और संसाधनों का समुचित उपयोग करने के सिद्धांत लागू होता है। संसाधनों का आवंटन करना, हमारे पास संसाधन कम हैं, संसाधनों के मुख्य रूप से मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन, दो प्रकार के संसाधन होते हैं। मानवीय संसाधन, श्रेष्ठ किस्म के कर्मचारियों की नियुक्ति करना। भौतिक संसाधन, जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, भौतिक संसाधन है, उनका आवंटन करना, उनको बांटना, यानी प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार उनको संसाधन देना। प्रत्येक व्यक्ति, जिस व्यक्ति में जिस प्रकार के कार्य करने की योग्यता है, जिस प्रकार के कार्य करने की क्षमता है, उसको वही कार्य मिलना चाहिए और उसी प्रकार का संसाधन मिलना चाहिए। संसाधनों का आवंटन करना और संसाधनों का समुचित उपयोग करना। उनका समुचित उपयोग तभी हो सकता है जब कर्मचारियों को उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी क्षमता के अनुसार संसाधनों का आवंटन किया जाए और कार्य क्षमता के अनुसार उनको कार्यभार दिया जाए। इस प्रकार से अर्थशास्त्र के रूप में प्रबंधक को देखा जाता है, प्रबंध की प्रकृति को देखा जाता है कि संसाधन जो भी प्राप्त हैं उन संसाधनों का आवंटन करना
और उन संसाधनों का समुचित उपयोग करना, क्योंकि प्रत्येक देश में अपने संसाधन होते हैं वो सीमित होते हैं। एक दूसरे देश के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, एक दूसरे व्यापार के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। एक व्यापार में भी बहुत से विभाग होते हैं, उनके ऊपर भी डिपेंड रहना पड़ता है। नेक्स्ट बिंदु आता है अपना राजनीति शास्त्र के रूप में। राजनीति शास्त्र यह कहता है कि अपने संगठन की संरचना किस प्रकार की है। आज कंपनी व्यवसाय के बारे में पढ़ चुके हैं कि कंपनी व्यवसाय की स्थापना करनी है तो कंपनी की स्थापना करने के लिए बहुत सी प्रक्रियाएं चलाई जाती है। वहाँ के क्षेत्र के रजिस्ट्रार के यहाँ बहुत सी कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है। संगठन विशेष की संरचना किस प्रकार की है, जहाँ लार्ज स्केल पर संगठन की स्थापना की जाती है, वहाँ पर राजनीति शास्त्र का नियम लागू होता है। उसकी संरचना करना, उसका निर्माण करना, उसको विभिन्न प्रकार के विभागों में बांटना, मुख्य रूप से क्रय विभाग, विक्रय विभाग, विपणन विभाग, सेवावर्गीय विभाग, कर्मचारियों का विभाग, सब्सक्रिप्शन के कर्मचारियों की नियुक्ति करना, बाहर से जो कर्मचारी आ रहे हैं उनमें उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें कार्यभार सौंपना। तो हमारे संगठन की संरचना किस प्रकार की है और संगठन के सिद्धांत किस प्रकार के हैं, क्योंकि कोई भी कार्य है वो बिना सिद्धांत के नहीं होता है, कोई ना कोई सिद्धांत होता है। प्रत्येक संगठन का अपना अपना सिद्धांत होता है, उस सिद्धांत के अनुसार कार्य करना। नौकरशाही, आज हम बात को पढ़ चुके हैं कि जन्मजात प्रतिभा न होकर एक पेशेवर व्यक्ति के रूप में कार्य किया जाता है। प्रबंधक है वो एक वेतनभोगी कर्मचारी होता है, उसके अनुसार कार्य किया जाता है, इसलिए नौकरशाही आदि। तो राजनीति शास्त्र के अंतर्गत संगठन की संरचना किस प्रकार से की जाए, संगठन के सिद्धांत किस प्रकार के हैं और नौकरशाही प्रवृत्ति किस प्रकार की है। नेक्स्ट आता है अपना जीव विज्ञान एवं मनोविज्ञान। जिस प्रकार से मानव विशेष का व्यक्ति का जो व्यवहार होता है, व्यक्ति विशेष का जो व्यवहार है वो किस प्रकार का है, व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति को समझने की क्षमता। एक व्यक्ति इस प्रकार का होता है जिसको कार्य को बार बार बताने के बाद में भी व्यक्ति है वो कार्य को नहीं समझ पाता है। एक व्यक्ति इस प्रकार का होता है जो स्वतः ही किसी चीज़ को ग्रहण कर लेता है। तो जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, उसकी व्यक्ति की साइकोलॉजी किस प्रकार की है, व्यक्ति के व्यवहार को समझना और उसे नियंत्रण करने संबंधी सिद्धांतों का प्रतिपादन करना, उनको नियंत्रित किस प्रकार से किया जाए। नियंत्रण के बारे में, प्रबंध के कार्यों के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि नियंत्रण है वो एक अंतिम प्रक्रिया होती है। तो व्यक्ति जो व्यवहार करता है, व्यक्ति में, क्योंकि हम बात को बता चुके हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में कार्य करने की क्षमता होती है, लेकिन वह व्यक्ति अपनी पूर्ण क्षमता के अनुसार कार्य नहीं करता है, इसलिए उसे मोटिवेट करना पड़ता है, उसे अभिप्रेरित करना पड़ता है और उसके व्यवहार में, उसके कार्य में जो बाधाएं आ रही है, जो विचलन आ रहा है, उन बाधाओं और विचलनों को दूर करने के लिए नियंत्रण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। नियंत्रण के अंतर्गत जो बाधाएं आती आ रही है वो किस कारण से बाधाएं आ रही है, उन कारणों का पता करना, जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं का पता करना और उनमें सुधारात्मक उपाय अपनाना नियंत्रण कहलाता है। तो व्यक्ति विशेष के व्यवहार में जो परिवर्तन आ रहे हैं उनको समझना, उन पे जो समस्याएं आ रही हैं उनको नियंत्रण करना, ये जीव विज्ञान और मनोविज्ञान संबंधी कार्य के अंतर्गत आता है। साइकोलॉजी एक व्यक्ति की किस प्रकार की है, व्यक्ति किसी न किसी पूर्व ग्रहों से ग्रसित है। पूर्व ग्रहों का क्या मतलब हुआ कि पहले से उसे किसी वस्तु विशेष का ज्ञान है या किसी न किसी बात से वो ग्रसित है, तो ऐसी स्थिति में वो अपने कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाता है, इसलिए उसको मनोवैज्ञानिक तरीके से कार्य के प्रति प्रेरित किया जाता है। नेक्स्ट आता है अपना समाज शास्त्र, व्यक्ति के समूह की अवधारणा और उनके कार्यों को समझना। व्यक्तियों के समूह की अवधारणा, एक किसी भी प्रत्येक प्रकार के संगठन में, विशेष तौर से तो व्यवसायिक संगठन के अंदर व्यक्ति समूह होते हैं कर्मचारी। बाहर के व्यक्तियों की बात करें हम तो होते हैं ग्राहक, पूर्तिकर्ता, समाज, स्वामी, जो व्यवसाय को चलाने वाले होते हैं स्वामी, तो और ऋणदाता। इन सब का व्यक्ति समूह की अवधारणा किस प्रकार की है, उनकी कार्य प्रणाली किस प्रकार की है, उसको समझना। व्यक्ति समूह के अंदर मुख्य रूप से आते हैं कर्मचारी।
कर्मचारियों के अंतर्गत कर्मचारी को श्रेष्ठ किस्म के कर्मचारियों की भर्ती करना, उनको उचित पारिश्रमिक देना, वेतन देना और स्वामियों को समय पर उनका लाभ देना। विशेष तौर से तो कंपनी व्यवसाय के अंदर स्वामी कौन होते हैं? जो शेयर होल्डर होते हैं, और जो अंशधारी होते हैं, अंशधारियों में भी जो समता अंशधारी होते हैं वो कंपनी के मालिक होते हैं। उनको समय पर लाभांश देना और ऋणदाताओं को समय पर ऋण देना, ऋण की व्यवस्था करना और उनको ब्याज देना। आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम राशि देना या समय पर उनको भुगतान करना। ग्राहकों एवं उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर उचित वस्तुओं को देना। इस पे सब व्यक्ति विशेष के समूह की अवधारणा के अंतर्गत आते हैं। उनकी कार्य प्रणाली को समझना, वो किस प्रकार की मांग करते हैं, किस प्रकार की रुचि रखते हैं। नेक्स्ट आता है अपना मानव शास्त्र। व्यक्ति विशेष नैतिक मूल्यों एवं व्यावसायिक नैतिकता के सिद्धांतों का विकास करना। प्रत्येक व्यवसायी का, प्रत्येक प्रबंधक का ये उद्देश्य होता है कि अपने नैतिक मूल्यों का ध्यान में रखना, अपने कैरेक्टर का ध्यान रखना। जो भी लाभ कमाया जाता है उस लाभ का कुछ हिस्सा समाज, क्योंकि वो समाज से लाभ कमा रहा है इसलिए समाज को ही कुछ अपने लाभ का कुछ हिस्सा है वो समाज को देना चाहिए, ताकि समाज का आर्थिक विकास किया जा सके। वर्तमान समय में तो सरकार ने एक निश्चित कर दिया है कि बड़े स्तर पर जो व्यावसायिक संस्थाएं हैं उनका एक निश्चित हिस्सा है वो समाज के अंदर खर्च करना ही पड़ेगा। इस प्रकार से मानव शास्त्र के अंदर नैतिक मूल्यों एवं व्यावसायिक नैतिकता के सिद्धांतों का भी विकास किया जाता है। इस प्रकार से प्रबंध जो है वो एक बहुविधा के रूप में है, विभिन्न प्रकार के विषय के रूप में है, विभिन्न प्रकार के क्षेत्र के रूप में है। इस प्रकार से आज हमने प्रबंध बहुविधा के रूप में देखा। अगले वीडियो में अपन विज्ञान और कला के रूप में देखेंगे। धन्यवाद।